महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर के मामले में राजस्थान सबसे फिसड्डी है। मरुधरा का साक्षरता का लैंगिक अंतर 23.2% है। इन आंकड़ों से जाहिर हो रहा है कि राजस्थान शिक्षा के मामले में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला राज्य है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। एनएसएसओ की जनवरी में प्रकाशित रिपोर्ट की हकीकत सामने आई है। वर्ष 2017 और 2018 के दौरान पुरुषों की साक्षरता दर 80.08% बताई गई। महिलाओं में यह आंकड़ा महज 57.6% दर्ज हुआ, यानी दोनों में 23.2% का बड़ा अंतर है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब शिक्षा की बात आती है तो प्राइमरी स्तर से ही लड़कियों के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। ऐसा तब है जब सरकारें स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के नामांकन का अनुपात सुधारने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। इसी पर आज बात करेंगे कि मरुधरा में महिला पुरुष साक्षरता में इतना अंतर क्यों है, कैसे इसे सुधारा जा सकता है। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ लाड कुमारी जैन जी जुड़ रही हैं, पूर्व अध्यक्ष राज्य महिला आयोग की। डॉक्टर श्रुति टंडन समाजशास्त्री हैं और माधव शर्मा पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। एक बात मैं यहां पर स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं। मैं शुरुआत माधव आपसे कर रहा हूं। माधव जी, आज भी जब हम ये लैंगिक अंतर की बात कर रहे हैं तो हम पैमाना मान रहे हैं साक्षरता यानी कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स आना, वाक्य लिख लेना, बहुत बेस लेवल का गणित कर लेना, यही साक्षरता की डेफिनेशन अभी फिलहाल है। बिल्कुल। सरकारी आंकड़ों में और जैसे हम मानते हैं कि ये साक्षरता का मतलब बेसिक चीजें लिखना, पढ़ना, सिग्नेचर कर लेना और खुद को एक तरह से रिप्रेजेंट कर देना, इतना ही माना जाता है। लेकिन अगर इसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये जो फासला है और बढ़ता दिखेगा आपको, स्वप्निल। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। फिलहाल तो आंकड़ों में यही मानते हैं हम कि जिस तरह से साक्षरता लेवल अभी जो लैंगिक असमानता का जो डेटा आप बता रहे हैं कि 57.6% है, तो ये इसी तरह से है। और ये सिर्फ इतना है कि लड़कियां या कोई भी लिख रहा है, पढ़ रहा है या अपने हस्ताक्षर तक कर ले रहा है और अपने आप को एक तरह से रिप्रेजेंट कर दे रहा है अपने साक्षरता के हिसाब से कि भाई मैं अपना बैंक में अपना मेरा अकाउंट है, मैंने अपना साइन कर दिया, या मैं कहीं खुद को प्रेजेंट कर रहा हूं तो उसमें आप एक तरह से आपने साइन कर दिया। बस इतना साक्षरता का एक तरह से यही है, साक्षर हो जाना, खुद को थोड़ा सा पढ़ा लिखा। हाँ, और उसी में अगर इतना बड़ा अंतर दिख रहा है तो अभी तो हम हाई एजुकेशन और उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो और वो डिफरेंस शायद हमको ज्यादा अलग और बड़ा नजर आ सकता है। अच्छा, जब ये हम इस तरह का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो इसके गैप के बहुत से कारण हो सकते हैं। उसका कारण प्रौढ़ भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो जिनको प्राइमरी लेवल पर ही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। डॉक्टर श्रुति टंडन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हर बार जब एग्जाम के रिजल्ट 10वीं या 12वीं के या बड़े बड़े एग्जाम्स के रिजल्ट जब जारी होते हैं तो आपने मीडिया इंडस्ट्री में ये देखा होगा कि लड़कियों ने मारी बाजी चलाता है मीडिया। लेकिन ये जो सर्वे है वो बता रहा है कि लड़कियों ने कहीं तो बाजी हारी है। ये बात इसकी नहीं है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिली या नहीं, दरअसल उसको अपॉर्चुनिटी चुनने का अवसर भी मिला कि नहीं, अब ये सवालों के घेरे में। डॉक्टर श्रुति टंडन। शायद डॉक्टर श्रुति से मेरा संपर्क नहीं हो रहा है, हम उनसे कनेक्ट होते हैं थोड़ी देर में। लाड कुमारी जैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, माथे पर चिंता की लकीरें आना चाहिए। ये जो डेटा है उसको देखकर, वो भी राजस्थान में, मतलब मैं तो अभी इस पे जा ही नहीं रहा हूं कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास महिला चेहरे हैं और वो महिलाओं के बीच में ज्यादा अवेयरनेस ला सकती है, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। मैं बहुत बेसिक स्तर पे बात कर रहा हूं कि ये माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाला सर्वे है। बिल्कुल, बहुत अत्यधिक चिंता का विषय है ये कि जिस तरह की गिरावट आ रही है और जो लैंगिक भेदभाव के आधार पर, क्योंकि राजस्थान में देखिए सामंतवादी प्रथाएं जो रही है, कस्टमरी लॉ जो रहे हैं,
और अभी भी बहुत कुछ ऊपर नहीं उठ पाए इन तरह की मानसिकताओं से। सन प्रेफरेंस की बात है, चाइल्ड मैरिजेज है, तो बहुत सारी चीजें हैं। कहीं भी कुछ होता है तो सबसे पहले ड्रॉप आउट लड़की का ही होता है। इवन शादी ब्याह की बात होती है, लड़की एजुकेशन ले रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, तो लड़के की तो शिक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसकी शादी की डेट टाल देंगे, लेकिन लड़की का एग्जाम सफर कर जाए, उसकी एजुकेशन सफर कर जाए, नहीं शादी तो तभी होगी। तो ये बहुत सारा जो हमारा सामाजिक आर्थिक ढांचा जो है और उसका जो प्रभाव मेंटली साइकोलॉजिकली जो प्रभाव पड़ता है बच्चों पे, कहीं भी कोई घटना होती है तो सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम स्कूल जाना बंद कर। अब राजस्थान के अंदर जिस तरह किडनैपिंग, रेप, मर्डर, जिस तरह के केसेज पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, इनमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो बेसिक तो ये है कि सन प्रेफरेंस जहाँ हमारे यहाँ जेंडर गैप है, और ये जेंडर गैप परिवार से शुरू होता है। जो लैंगिक भेदभाव है परिवार से शुरू होता है। बेटा पैदा हुआ या बेटी पैदा हुई, होने देना नहीं होने देना, तो राइट टू चॉइस तो बहुत बड़ी बात है, संविधान ने तो। लेकिन चीजों को टैकल करने के लिए ये जो कुछ चीजें अलग अलग राज्यों में हुई, जैसे मान लीजिए कि हमने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, या फिर हमने कहा लाडली लक्ष्मी, या इस तरह की योजनाएं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो डिलीवर नहीं कर रही हैं, वो एक हद तक डिलीवर कर रही हैं, लेकिन वो इतने पावर के साथ कोई बड़ा चेंज समाज में ले आई हो, वो नहीं दिख रहा। नहीं, वो मानसिकता में बदलाव आए बिना ये ऊपर ऊपर से जो करेंगे हम कुछ भी, वो इतना कारगर तरीके से नहीं होगा। हम प्राथमिकताएं देखिए, हमारी प्राथमिकताएं क्या है। कहीं पर भी कुछ होता है, आपके जो प्राइमरी स्कूल की टीचर्स है, रिमोट एरिया में स्कूल है, जाने का साधन नहीं है, लड़कियों के साथ 10-15 किलोमीटर पे, इवन टीचर कहती है मुझे बहुत सारी कि हादसे हो जाते हैं जंगल में जब पैदल क्रॉस करके जाते हैं, क्योंकि आसपास कोई बस ट्रेन भी नहीं मिलता है, कोई साधन नहीं मिलता है। तो एक और तो हम हायर एजुकेशन के लिए बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज वगैरह, कॉलेज वगैरह में खर्चा करने को तैयार है, लेकिन रिमोट में जो स्कूल है क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? क्या नहीं? छिपी हुई बात थोड़ी है, सबको मालूम है। जो भी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी स्कूल्स हैं, क्या उनकी प्राथमिकता में नहीं होना चाहिए? चुनाव आएंगे तो ड्यूटी उन टीचर्स की लगा दो, कहीं कुछ होता है टीकाकरण तो उन टीचर्स के लगा दो। आधे से ज्यादा टाइम स्कूल में टीचर नहीं मिलेंगे, लड़कियों को सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर प्राथमिकता को लेकर के कि ये अब आप देखिए ना, हमारे यहाँ जो 2011 का जो सेंसस डेटा है, राजस्थान की ही बात हम कर रहे हैं कि 112 मतलब पैदा होने वाली लड़कियों में जो 0 to 6 वाली जो SR है, CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो, उसमें 112 लड़के 1000 लड़कों पे कम है। तो यदि पूरी जनसंख्या में हम मल्टीप्लाई करते तो कितनी लड़कियां कम हो गई? और जो लड़कियां हैं उनके एजुकेशन की क्या व्यवस्थाएं हैं? घर वाले भी प्रायोरिटी में नहीं लेते हैं। कई बार आज भी गांव में क्या है, ये कौन सा हमें कमा के देगी, ये क्या ये हमारा खर्चा उठाएगी, ये पराये घर जाएगी। तो ये पराये घर वाली जो मानसिकता है उससे अभी ऊपर बहुत ज्यादा चेंज है, बदलाव आया है, लेकिन जिस तरीके का और जिस गति से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव नहीं आया। तो उसके लिए हमारी जो एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए। क्या हम ऐसे स्कूल है जहाँ पर लड़कियां नहीं पहुंच सकती है या भय के कारण, डर के कारण पेरेंट्स नहीं भेजते, क्यों नहीं मोबाइल स्कूल हम करें कि स्कूल जो है वो बच्चों के घर पर पहुंचे, बजाय घर बच्चे इस तरह के रिमोट एरिया में लड़कियों की जो असुरक्षा है या लड़कियों को नहीं भेज। हाँ, तो अब आपने जितनी चीजें कही उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, माधव शर्मा जी आपके पास आ रहा हूँ कि देखिए अब ये कोरोना काल है, इसमें हमने अर्बन और रूरल सेक्टर्स में किसी तरह से लोगों को पढ़ाई करते देखा। आप मान लीजिए कि अगर एक घर में एक ही मोबाइल है या एक ही लैपटॉप है और बच्चे 2 हैं, ऐसे में किसे कॉम्प्रोमाइज करना, ये तो आसानी से समझा जा सकता है इस सर्वे के हिसाब से। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जी, बेटी को ही कॉम्प्रोमाइज करना है। और इस पे मीडिया में सैकड़ों स्टोरीज हुई हैं, खुद मैंने भी कई स्टोरीज की हैं अभी रिसेंटली इस चीज़ पे कि जो कोरोना था इसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट लड़कियों का हुआ है। उनके साथ एक और दिक्कत आई कि ड्रॉप आउट होने के बाद उनके पास शादी का प्रेशर आ गया, है ना। तो शादी होनी है क्योंकि कोरोना में जो है पैसा कम, मतलब लिमिटेशन थी एक तरह से कम मेहमान बुलाने की, तो घर वालों को लगा कि कम खर्चा होगा शादी में तो बेटी की शादी कर दो, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, ड्रॉप आउट करा के उनको शादी करा दी। नहीं, लेकिन क्या ये सर्वे इस बात को पोर्ट्रे कर रहा है कि मान लीजिए किसी लड़की में IIT की एबिलिटी थी और वो IIT क्लियर कर सकती थी, लेकिन उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उसको ये बोला गया कि हम तुम्हें उतना दूर नहीं भेजेंगे, तुम यहाँ पर ग्रेजुएशन कर लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो। ये इस चीज को तो नहीं दिखा रहा है। कॉमन है, बहुत कॉमन है सर ये कि
जैसे हम लोग ये बहुत मिडिल क्लास में भी होता है कि हम अपनी बेटी को इतना दूर पढ़ने नहीं भेजेंगे, क्योंकि अब जयपुर में आईआईटी नहीं है, लेकिन दिल्ली, उसके लिए दिल्ली या कहीं और जाना पड़ेगा। तो हमारी मिडिल क्लास भी जो पढ़ी लिखी सोसाइटी है वो भी एक तरह से लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना होता है अपने बाहर जाने के लिए। तो हायर एजुकेशन की बात हो गई। हम जो अभी बात कर रहे हैं वो प्राइमरी लेवल पे या बेसिक एजुकेशन लेने की जो एक लड़कियों का स्ट्रगल है उसकी है। इसीलिए मैंने सवाल जो पूछा था, दरअसल जब लाडकुमारी जी बोलती हैं मानसिकता, या आप जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो उससे जुड़ा मेरा सवाल समाज शास्त्री से ही था। डॉक्टर श्रुति, क्या मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? मुझे सुन पा रही हैं आप डॉक्टर श्रुति? नहीं, मेरी आवाज अभी भी उन तक नहीं पहुंच रही है शायद। ठीक है, लाडकुमारी जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि हम कब तक सिर्फ ये मानसिकता बोलते रहेंगे? ऐसे धड़े एनजीओ, खुद महिला आयोग इसके लिए वर्क कर रहा है और आज से नहीं कर रहा है, दशकों की एक जंग से वो गुजर रहे हैं। हम कब तक सिर्फ मानसिकता बोलते रहेंगे? कहने का मतलब है कि अगर चेंज नहीं दिखेगा तो हम हालात बदलेंगे कैसे? नहीं, डेफिनेटली चेंज इज देयर। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, बदलाव आया है, हो रहा है, लेकिन जिस तरीके और जिस गति से सकारात्मक तरीके से बदलाव आना चाहिए था वो नहीं आ रहा। और उसके कई सारे फैक्टर्स है। सोशल इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी भी है, पॉलिटिकल विल की भी कमी है, और आए दिन इन दूसरी चीजों, मतलब मेरा जो प्रश्न मैंने भी यही उठाया था कि जो प्राथमिकता हमारी इस चीज को मिलनी चाहिए, वो प्राथमिकता हमारी गर्ल एजुकेशन को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो प्राथमिकता नहीं। और वो जब हम उसको प्रायोरिटी में लेंगे तो उसके आसपास के चारों तरफ का जो घेराबंदी हमें करनी है कि इसको ये सब मिलना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, वाटर नहीं है, लड़कियों को पीरियड्स में इतनी प्रॉब्लम होती है, माँ बाप कह देते तो घर, इवन टीचर्स कह रही है कि जो हमारे पीरियड्स में हमारे टॉयलेट में पानी नहीं है, हम लोग कैसे कह रहे हैं, तो वो खुद छुट्टियां ले लेकर के बैठ जाती है। तो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उन पर हमें टेंट करने की आवश्यकता है, और इन चीजों पे खुलकर के बात नहीं करते हैं। कलंक है, इज्जत चली जाएगी, बदनामी हो जाएगी, इन सब चीजों से भी ऊपर उठाने के लिए हमें एक वातावरण तो अच्छा दे, फियरलेस वातावरण। सबसे पहले लड़कियों के लिए फियरलेस वातावरण, एक भय रहित वातावरण, एक जिसको हम हेल्थी एटमॉस्फेयर। पर बड़ी अजीब बात है, देखिए यही बेटियां जब ओलंपिक्स में मेडल लेकर आई या पहली बार विमान को उड़ाते हुए दिखी, इन्हीं लोगों को गर्व हुआ, इन्हीं लोगों ने तालियां बजाई। अब मैं एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूं लाडकुमारी जी, मुझे समझाइए। मैं ये कह रहा हूं कि एक हद तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कुछ हद तक आरक्षण दे दुआ के सुनिश्चित की गई कि भैया कम से कम ग्राम पंचायती में तो महिलाएं काफी दिखें, तो वहां तो भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है। लेकिन उससे इतर सारे ही फील्ड्स में भेदभाव, हालांकि राजनीति में भी है, कभी भी बराबरी की सीटें महिलाओं को नहीं मिलनी है, ये तो मैं आपको लिखित में देने को तैयार हूं। लेकिन ये जो भेदभाव प्राइमरी से चालू हुआ है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज तक जा रहा है। जो हमारे देखिए जो बड़े लीडिंग जो पॉलिटिशियंस है, और उनके आपने भी मीडिया में भी आए हैं सब, ये बाल कटी, ये वहां आस्तीनें कटी, ये महिलाएं वहां पार्लियामेंट में जाकर राजनीति में जाकर के क्या करेगी, इनके लिए तो चूल्हा चौका ही ठीक है, जितनी यहाँ आएगी उतना ही हमें चूल्हे, मतलब वो जो मानसिकता वो हटी नहीं है कि महिलाएं वहां पर आकर के क्या करेगी। मुझे कई बार, लेकिन मैं आपको इसको देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता हूं। अभी 1-2 हफ्ते पहले ही मैंने इस एंगल पर एक स्टोरी लिखी और मैंने ये लोगों को मैंने ये बताया कि देखिए क्या हुआ ना, कि चूंकि वो पंचायती में वो वार्ड महिला आरक्षित था, तो भले ही उसे घर में घूंघट में कैद रखा जाए, लेकिन वहां पर बाहर निकाल दिया गया और उसको खड़ा किया गया। लेकिन इसके बैकग्राउंड में स्टोरी ये है कि वहां पर उसको घूंघट से बाहर आकर चुनाव इसलिए लड़ने दिया गया क्योंकि फिर वो रुक जाएगी और मैं जो ये हम ये नहीं कहते हैं पार्षद पति, और वो उसकी तरह से चीजें चला लूंगा। तो वो भी एक तरह की बेड़ी है। डॉक्टर श्रुति टंडन, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर श्रुति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, ये तो लो एंड स्लो की बात हो गई ना जी। लाडकुमारी जी, आगे आता हूं मैं आपके पास। डॉक्टर श्रुति, अब आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल सर जी। बिल्कुल। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हर साल हम मीडिया में ये खबरें चलाते हैं 10th के रिजल्ट में, 12th के रिजल्ट में, या बड़ी बड़ी एग्जाम्स में, कि लड़कियों ने मारी बाजी, लड़कियों ने मारी बाजी। लेकिन फिर एक NSO का सर्वे आता है जो ये बताता है कि दरअसल लड़कियां तो बहुत पहले ही बाजी हार चुकी हैं।
ये बाजी नंबर्स की नहीं है, ये बाजी इस चीज की है कि क्या उसे प्रिलिमिनरी अपॉर्चुनिटीज भी मिल पाई। जी बोले डॉक्टर श्रुति। जी, नंबरों की जब बात आप कर रहे हैं और आप पहले बात कर रहे हैं रिजल्ट की, तो उसको हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि जो बालिकाएं एडमिशन ले चुकी हैं, जो उस सेशन में पढ़ रही थी, वो तो रिजल्ट में बाजी मार गई हैं। लेकिन जब आप बड़ी बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं उस सर्वे रिपोर्ट की जो कि आधार बनती है उस सेंसस का, जहां हम ये बात कह रहे हैं कि बालिकाएं बाजी बहुत पहले हार गई हैं, वो वास्तव में विचारणीय प्रश्न है। लेकिन इस प्रश्न पर बार बार जो बात उठाई गई है, मुझसे पहले भी अभी जो चर्चा हो रही थी, जिसमें क्लियर कट आप बार बार उठा रहे हैं कि मानसिकता की बहुत बातें हो गई हैं। लेकिन सर, बात यही है कि जब एक बालिका का जन्म एक परिवार में हुआ है और उस परिवार में जिस परिवेश में वो पली बड़ी है, जब तक वहां की मानसिकता उसका समर्थन नहीं कर रही है, उसके पंखों को खोलने की अनुमति नहीं दे रही है, तो वो उस स्लॉट में तो पहुंच ही नहीं पाएगी जहां पर वो एडमिट हो रही है स्कूल या कॉलेज में। चूंकि मैं खुद हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं आपको ये चीज का समर्थन करते हुए इस बात को बताती हूँ कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में भी जब बच्ची आ रही है तो वो ये रिक्वेस्ट रखती है कि मैडम मुझे शाम का सेशन नहीं चाहिए क्लास का, कारण कि शाम को जिस जगह से मैं आ रही हूँ वहां पर बस फैसिलिटी नहीं है, और आखिरी बस शाम को 3 बजे और 4 बजे अगर आ जाती है तो परिवार वाले मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं 2 बसेस चेंज करके आने की। हम मिसाल की बातें करते हैं, हम बार बार ऐसी गर्ल्स के या वुमेन आइकन्स बनाते हैं जो इन परेशानियों को फेस करते हुए भी आगे बढ़ जाती हैं और वास्तव में कमाल करती हैं। लेकिन बात सब पर ये लागू नहीं अगर हो पा रही है, लेकिन तो आप जिस स्पेसिफिक केस की बात कर रही हैं डॉक्टर श्रुति, उनको एक बार कॉलेज आने की अपॉर्चुनिटी मिली है और वो चलो कॉलेज आ रही है ना। मैं ये कहना, अब हमें ये नहीं पता कि उस बच्ची को उसके पसंद का सब्जेक्ट मिला या जो पेरेंट्स ने बोला उस सब्जेक्ट के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। दूसरे डायमेंशंस हो जाएंगे सर, ये बहुत दूसरे डायमेंशंस हैं। मैं भी आपको यही कह रही हूँ कि ये तो वो बच्ची है जो आ गई है, ये मैं उनके बारे में बता रही हूँ जो कॉलेज एजुकेशन तक पहुंच गई हैं, लेकिन जो प्राइमरी लेवल पर ही रुक रही हैं, या उन्हें समर्थन नहीं परिवार से मिल रहा है, या उन्हें कोई ना कोई सोशल कल्चरल कॉन्स्ट्रेंट रोक रहा है, वो समर्थन मानसिकता को इम्प्रूव करके परिवार और समाज का साथ लेकर के करने के लिए एक लंबी पारी तय करनी पड़ रही, और जिन्हें अभी इस बात की जागरूकता ही नहीं है, जो अभी तक इस बात के लिए, चाहे हम कितने भी लिटरेसी रेट्स को काउंट करने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन क्यों भी अभी उस अवेयरनेस को लेकर के नहीं जागरूकता आ रही है कि ये इम्प्रूव हमें ही करना है। और एक और चीज है कि देखिए, मतलब जब हम 21वीं सदी में हैं, माधव शर्मा मैं आपके पास आ रहा हूं, जब हम 21वीं सदी में हैं, हमें बात ये करना चाहिए था कि कौन कितना शिक्षित हुआ है, हम बात ये कर रहे हैं कि कौन कितना साक्षर है। हाँ, और साक्षर, मैंने कहा कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो इस परसेंटेज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में फैक्टर तो यही है। अब जैसे आज भी राजस्थान में हर साल कम से कम 2 या 3 खबरें तो ये बनती हैं कि एक बच्ची का बाल विवाह रुकवाया गया, इससे ज्यादा ही खबरें बनती हैं। कुछ खबरें ये भी बनती हैं कि वो बच्ची अपनी शादी को नल एंड वॉइड करवाने के लिए 17 या 18 साल की उम्र में जंग से गुजर रही है, तो जाहिर तौर पर उस पीरियड में उसने पढ़ाई तो नहीं की है। माधव जी, जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके 3 कारण है, सामाजिक, आर्थिक और तीसरा जिस पे अभी बात नहीं हुई है, राजनीतिक। तो सामाजिक कारण पे लाडकुमारी मैम ने बहुत अच्छी सारी बातें की, फ्यूडलिज्म है, पढ़ाई लिखाई नहीं है और सामंती व्यवस्था है, हमारे यहाँ कुप्रथा इतनी है, नाता प्रथा, बाल विवाह, और जो 18 से कम एज की बच्चियां इनकी शादी होती हैं वो विधवा भी हो जा रही हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा, एकल महिलाएं हैं, इन सब के, ये एक सामाजिक पहलू है। आर्थिक पहलू जो अभी मैंने बताया कि परिवारों की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चियां या लड़कियां जो है एक सॉफ्ट टारगेट होती हैं हमारे समाज में, है ना, तो वो उसको टारगेट करते हुए इसकी पढ़ाई बंद कर दो, हम अपने लड़के को पढ़ा लेंगे, इसकी शादी कर देते हैं। एक ये हो गया। पॉलिटिकल जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि ये सबको पार करते हुए अगर कुछ केस स्टडीज जो हम आइकन जिनको हम कहते हैं वो पहुंच रही है वहां तक, और
क्या फिर उनका वो पॉलिटिकली उनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है क्या, या पॉलिटिक्स में जो हमारी महिलाएं हैं, महिला पॉलिटिशियंस हैं, वो उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं क्या इतना। मैं जैसे एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, यूपी में या कहीं दूसरा ले लीजिए जहां बीजेपी की सरकार है, अगर कोई विमेन एट्रोसिटी का केस होता है तो वहां की महिला विपक्ष की जो महिलाएं हैं वो क्या कहती हैं राजस्थान के बारे में, और राजस्थान का विपक्ष वहां की सरकार के लिए क्या कहता है। इन वर्जन्स को अगर आप उनके निकाल कर देखेंगे तो फर्क समझ में आएगा कि वो रिप्रेजेंट महिलाओं को नहीं कर रहे हैं, बेसिकली अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कर रहे हैं। वो करना चाहिए, लेकिन जब आप महिलाओं की बात करते हैं, उनके समग्र विकास की बात करते हैं, तो ये आप महिलाओं के तौर पे एक महिला को रिप्रेजेंट करना चाहिए। एक बात ये है ना। दूसरा, आप अभी मुझे कुछ पूछ रहे थे, प्लीज रिपीट करें। नहीं, मुझे अपना जवाब मिल गया और मेरे दर्शकों को भी उस बात का जवाब मिला है जो आपने कहा इस टोटलिटी में। लाडकुमारी जैन जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि ये जो परसेंटेज जो हमको दिख रहा है अभी, या जो गैप नजर आ रहा है वो 2017-2018 का है। अब चीजें हर साल बेहतर होती हैं, जैसे 2017-2018 तक आते आते चीजें सुधरी हैं, लेकिन ये कोरोना टाइम ने, मैं आपको पहली बार गारंटी दे रहा हूं कि ग्रोथ नहीं दिखाया होगा, ये गैप थोड़ा सा और बढ़ गया होगा। वो इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि इस कोरोना काल ने भी और अपॉर्चुनिटीज को न केवल सीमित किया बल्कि छीना भी है। लाडकुमारी जी, मतलब अभी हम ऐसा नहीं है कि सुधार के रास्ते पे आगे बढ़े, अभी तो 2 कदम पीछे हो गए। नहीं, वो क्या हुआ कि लिमिटेड साधन है तो वो बेटे को प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि किसी को यदि सेकंड ग्रेड सिटीजन वाली जो स्थिति है अभी भी, घर में यदि लड़का और लड़की है और पेरेंट्स के पास ज्यादा वो नहीं है, तो वो लड़के का तो हर हालत में कैसे भी करके उसको वो पहुंचाएंगे, साधन देंगे, और नहीं है तो सबसे पहले लड़की को वंचित कर देंगे। मैं एक और बेसिक बात आपको कह रही हूँ, जो गाँव में या कच्ची बस्तियों में माँ बाप के पास जब मैं पहुंचती थी, एक प्रश्न जो सब ज्यादातर परिवार से उठता था कि बहन जी या मैडम, आप मेरी बेटी की सुरक्षा की गारंटी ले लीजिए, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार। ये बहुत बेसिक प्रश्न सब जगह से मेरे सामने रखा, लोगों माता पिताओं ने रखा, और मैं निरुत्तर हूँ कि ये बात तो है कि हम प्रयास करते हैं, लेकिन क्या हम उतने आमूलचूल परिवर्तन के लिए हमें जो करना चाहिए वहाँ कमी नहीं है। अगर इस गैप को सुधारना है तो हमें किसी एक मोर्चे पर जंग नहीं लड़नी है, सिर्फ मानसिकता के मोर्चे पर जंग नहीं लड़नी है, हमें और भी ऐसे मोर्चे हैं जहां पर मोर्चा खोलना होगा, तब इस गैप को हम खत्म करने की स्थिति में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।